Hello, good afternoon, dear students. I welcome you all on my YouTube channel. So, today we will discuss some important properties regarding NMR spectroscopy. NMR spectroscopy में क्या क्या चीज़ें होती है, ज़्यादातर हम फोकस करेंगे कि what are the factors affecting shielding and de-shielding. उसमें ऑलरेडी पता है, इंडक्टिव इफेक्ट पे फोकस करता है, एन आइसोट्रोपिक इफेक्ट पे फोकस करता है। यहाँ एन आइसोट्रोपिक का मतलब होता है डायरेक्शन डिपेंडेंट इफेक्ट। हमें देखना है शील्डिंग जो होता है क्या वो बढ़ता है, क्या शील्डिंग बढ़ता है या डी होता है। शील्डिंग का मतलब होता है अपोजिशन। हम जब मैग्नेटिक फील्ड देते हैं प्रोटॉन उसको उसके इर्द गिर्द जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी वजह से वहां से एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बनता है। क्या वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रहा है, क्या वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को रेनफोर्स करता है या सपोर्ट करता है। अगर सपोर्ट करता है देन दैट प्रोसेस इज नोन एज डी-शील्डिंग। अगर अपोजिशन कर रहा है देन दैट प्रोसेस इज नोन एज शील्डिंग। उसको डी-शील्डिंग बोलते हैं, इसको बोलते हैं शील्डिंग। हमें देखना है कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से शील्डिंग बढ़ती है, कौन कौन से फैक्टर्स है जिनकी वजह से डी-शील्डिंग बढ़ती है। ठीक है, शील्डिंग तो नेचुरल सी बात है। अगर हमारे पास इस प्रोटॉन का देखना है, सपोज दिस अ मॉडल ऑफ मीथेन। अगर हम मीथेन की बात करेंगे तो यहां से मीथेन नहीं है, टर्शियरी ब्यूटेन कंपाउंड अगर हम देखेंगे, ठीक है, मिथाइल 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 मिथाइल। हमें इस प्रोटॉन की बात करनी है तो देने वाले बंदे हैं यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी देने वाला, यहां से भी देने वाला, यहां से। सो जितने भी ग्रुप्स देने वाले हैं, देने वाले का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेशन, तो उतना ज्यादा शील्डिंग होती है। ये भी दे रहा है प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। सो प्लस इंडक्टिव इफेक्ट से क्या होता है, इस वाले प्रोटॉन, ये जो ऑलरेडी यहाँ प्रोटॉन है उस पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ती है तो शील्डिंग होती है। अब हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स होंगे यहाँ यहाँ यहाँ, तो इस पे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो ये खींचेंगे अपनी तरफ। जब ये अपनी तरफ खींचेंगे तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो ऊपर इसके ऊपर होगा वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से डी शील्डिंग हो जाएगी। दूसरा, now it only not only depends upon the inductive effect. There are certain protons where besides inductive effect there is direction dependent effect, that's known as anisotropic effect. जिसमें एक important question है, why stylenic protons are more shielded than ethylenic protons, even though जो stylenic proton हमारा होता है, अगर हम देखेंगे stylenic proton, this very proton, this contains sp hybridization। यहाँ sp hybridization होती है तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ज्यादा होगा, नेगेटिव चार्ज रहने के संभावना यहाँ पे ज्यादा होगा, क्योंकि sp में नेगेटिव चार्ज रहने की संभावना ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इथाइलिनिक प्रोटॉन, because here we have sp2 hybridization। जब यहाँ sp2 hybridization है तो नेगेटिव चार्ज यहाँ कम रह सकता है एज कंपेयर टू यहाँ, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा एज कंपेयर टू दिस। तो अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट, वो वाला इफेक्ट अगर हम यहाँ लगाएंगे तो हमें यहाँ मिल सकता है कि these protons are more de-shielded as compared to these two protons। However, यहाँ अपोजिशन है, these protons are more de-shielded as compared to stylenic protons। So यहाँ और एक इफेक्ट हमें लगता है that is known as anisotropic effect। So anisotropic effect में यहाँ हम क्या करते हैं, इसमें डायरेक्शन पे इन्हिसार करता है। अगर हमें यहाँ मैग्नेटिक फील्ड देते हैं ऐसे, जो इस पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा दैट इज जाहिर सी बात है अबव एंड बिलो द प्लेन ऐसे होगा। सो नेचुरल सी बात है अगर इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन ये होगी तो जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड हो वो ऐसे होगा। इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड विल बी लाइक दिस। नाउ इन दिस पोजीशन द इफेक्ट ऑफ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, अगर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे आ रहा है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम बिलो टू अबव, सो यहाँ अपोजिशन हो रही है। अगर हम इस रीजन में देखेंगे देयर इज शील्डिंग, यहाँ क्या होता है, शील्डिंग, यहाँ शील्डिंग होता है। बट इफ वी सी इन दिस रीजन, अगर हम इस रीजन की बात करेंगे, इस वाले रीजन की, दिस इज इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। सो डायरेक्शन सेम है, इसकी भी ऊपर की तरफ डायरेक्शन है, इसकी भी ऊपर की तरफ डायरेक्शन है, तो इस वाले रीजन में क्या है, डी शील्डिंग होती है। सिमिलरली यहाँ इस वाले रीजन में, सो दीज टू प्रोटॉन्स आर डी शील्डेड। हियर दिस रीजन इज शील्डेड, अगर यहां से हमारा कोई प्रोटॉन होगा दैट विल बी शील्डेड प्रोटॉन। सिमिलरली अगर हम यहां देखेंगे इथाइलिनिक प्रोटॉन्स में तो चारों के चारों प्रोटॉन डी शील्डेड होंगे। ठीक है, सिमिलरली इस वाले टॉपिक पे हमें ज्यादा छेड़ना नहीं है। जो टॉपिक हम इस वक्त कंसिडर कर रहे हैं दैट इज, हम आ जाएंगे पहले उसी टॉपिक पे, फिर अगर नेक्स्ट क्लास में हम ये वाले टॉपिक्स भी
पढ़ सकते हैं। हमारे पास एक इफेक्ट है दैट इज नोन एज व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन शील्डिंग एंड डी शील्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या शील्डिंग बढ़ती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या शील्डिंग कम होती है। ठीक है, सिंपल सा एक मॉलिक्यूल में यहां लेता हूं, सिंपल सा मॉलिक्यूल एक में यहां से लूंगा। दिस इज टाइप ऑफ सिलिकेट, सेलिसिकेट्स इसको बोलते हैं, कोई सा भी सेलिसिकेट या हम एस्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहां देखेंगे, देखो इस प्रोटॉन पे हमें देखना है, इस प्रोटॉन की हमें बात करनी है। इस प्रोटॉन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से क्या मसला होता है, शील्डिंग होती है। जितना इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा होगा उतनी ज्यादा शील्डिंग होती है। अब हमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करना है, कम करना है हमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड को। वो हम कैसे करेंगे, हाँ यहां से पता ही है, दिस हाइड्रोजन इज फ्लैंज्ड बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स और इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स। सो जाहिर सी बात है यहां से क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दिस इज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो इससे क्या होगा, जो इस पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा इस वाले प्रोटॉन पे, वो ये ऑक्सीजन लेगा, अपनी तरफ खींच रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है इलेक्ट्रॉन क्लाउड। सो इस पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम होगा जिसकी वजह से डी शील्डिंग हो जाएगी। सो बाय hydrogen bonding there is increase in d shielding, there is increase in d shielding। जहां भी आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो there is increase in d shielding। अगर हम डेल वैल्यू यहां देखेंगे that is around 10 to 12 ppm। ठीक है, so because of hydrogen bonding d shielding increases। similarly if we took one or more molecule, और एक molecule हम देखेंगे यहां that is diketone, यहां हम, ठीक है, इनॉल कीटोन भी बोल सकते हैं हम इसको। देखो हाइड्रोजन इज फ्लैंज्ड बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स और इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स, देयर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसकी वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर होगा वो ऑक्सीजन की तरफ जाएगा, वो ऑक्सीजन की तरफ जाएगा। सो दिस अ टाइप ऑफ इनोल और कीटोन। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, डेल का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा, देयर इज डाउन फील्ड शिफ्टेड। डी शील्डिंग में क्या होता है, डाउन फील्ड इफेक्ट होता है। शील्डिंग से क्या होता है, अप फील्ड होता है हमारा प्रोटॉन। डी शील्डिंग से क्या होता है, इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। शील्डिंग की वजह से डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। शील्डिंग की वजह से क्या होगा, डेल वैल्यू कम होता है, क्योंकि आप लोगों को पता है अगर हम स्केल देखेंगे यहां से, अगर हम स्केल एक बनाएंगे, देयर इज, जो ऊपर होगा जीरो, दिस इज शील्डेड, जो जितना नीचे जाएगा दैट इज नोन एज डी शील्डिंग। इसकी वजह से भी क्या हो जाएगा, डी शील्डिंग होगा। 12 to 14 ppm इसका वैल्यू है, बहुत ज्यादा वैल्यू है, बहुत ज्यादा वैल्यू है। सो बाय इंट्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन बॉन्ड दैट इज फ्लैंज्ड बिटवीन टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, देयर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पॉसिबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से क्या होगा, डी शील्डिंग इंक्रीज होता है। बिसाइड्स दिस, अगर हम यही कंपाउंड मिक्सचर लेंगे, या हमारे पास एक कंपाउंड है, इसमें हम नॉन पोलर सॉल्वेंट डालेंगे जैसे CCl4, जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या टूट जाएगी और शील्डिंग ज्यादा हो जाएगी। बिसाइड्स दिस, NMR spectroscopy helps us to differentiate between types of hydrogen bonding. We know that intramolecular hydrogen bonding and intermolecular hydrogen bonding. In case of intra and intermolecular hydrogen bonding is concentration dependent. कंसंट्रेशन डिपेंडेंट है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम नॉन पोलर सॉल्वेंट इसमें डालेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाइड्रोजन की तरफ होगा वो हाइड्रोजन की ही तरफ रहेगा, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ नहीं जाएगा, जिसकी वजह से शील्डिंग इंक्रीज हो जाएगी। कमिंग टू वन मोर टॉपिक, दैट इज व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ वंडर वाल्स बॉन्डिंग विथ शील्डिंग एंड डी शील्डिंग। वंडर वाल्स बॉन्डिंग से क्या हो जाएगा, वंडर वाल्स, ये फैक्टर्स में सारा आता है, वंडर वाल्स डी शील्डिंग, जो वंडर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है इसकी वजह से डी शील्डिंग होती है। एक्चुअली जब हमारे पास क्राउडेड टाइप ऑफ मॉलिक्यूल होगा, क्राउडेड टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं यहां, दिस टाइप ऑफ कीटोन साइक्लोहेक्सानोन, ऐसे भी हम ले सकते हैं, प्लेन में, प्लेनर में हम ले सकते हैं ऐसे, यहां से हम कोई आर ग्रुप लेंगे, ठीक है, दिस इज सबस्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सानोन,
साइक्लोहेक्सेनोन, सबस्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेनोन। हमारे पास यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है। नाउ देयर इज ए ग्रुप, सपोज दिस इज आर ग्रुप, दैट इज, ये किस में है, कैविटी में है, कैविटी में है। दिस ग्रुप इज सिचुएटेड एट द कैविटी। अब मसला क्या होगा, अगर हमारे पास आर ग्रुप का वैल्यू एच होगा, यहां आर के बदले में एच होगा तो कुछ भी नहीं हो जाएगा यहां, इसकी वजह से कोई इंटरेक्शन नहीं होगी, बिकॉज दीज टू ग्रुप्स आर वेरी स्मॉल। हाइड्रोजन भी छोटा है, यहां हाइड्रोजन अगर होगा वो भी छोटा होगा, सो देयर इज नो वंडरवालस डी शील्डिंग, कोई वंडरवालस शील्डिंग डी शील्डिंग नहीं होगी। लेकिन अगर आर के बदले में आर विल बी CH3 या बड़ा वाला इससे CH3 या इससे बड़ा ग्रुप, सो इसकी वजह से क्या हो जाएगी, डी शील्डिंग हो जाएगी। कैसे डी शील्डिंग हो जाएगी, जो यहां आर मिथाइल ग्रुप होगा वो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को धकेलेगा दूर, धकेलेगा दूर। जब ये दूर धकेलेगा तो जाहिर सी बात है इस पे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो दूर जाएगा, खाली प्रोटॉन रहेगा, प्रोटॉन कम, प्रोटॉन पे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब होता है कि डी शील्डिंग। डी शील्डिंग का मतलब होता है डाउन फील्ड शिफ्ट, डी शील्डिंग का मतलब होता है हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सो आप लोगों को स्केल से समझ में आना चाहिए। सो दीज आर द फैक्टर्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर शील्डिंग एंड डी शील्डिंग। इसके अलावा हमारे पास और एक टॉपिक है, दैट इज नोन एज सुपिन सुपिन कपलिंग और सुपिन सुपिन सुप्लिटिंग। हम वो पढ़ेंगे, सिंपल सा टॉपिक है। देखो मॉडल्स के थ्रू मैं आपको दिखाऊंगा, बाकी जाहिर सी बात है मसला कुछ भी नहीं है। सुपिन सुपिन कपलिंग और सुप्लिटिंग भी बोलते हैं इसको। एक्चुअली देयर इज सुप्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स। एक्चुअली सुपिन सुपिन कपलिंग का मतलब होता है द इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर देन टू प्रोटॉन्स थ्रू देयर बॉन्ड्स। अगर हमारे पास एक से ज्यादा प्रोटॉन्स होंगे, यहां एक प्रोटॉन है, यहां एक प्रोटॉन है, ये आपस में इंटरेक्शन करेंगे, क्या करेंगे, थ्रू देयर बॉन्ड्स, बॉन्ड्स के थ्रू इंटरेक्शन करेंगे, दैट इज नोन एज सुपिन सुपिन कपलिंग और सुपिन सुपिन सुप्लिटिंग। एक्चुअली यहां क्या होता है, ये वाला प्रोटॉन या ये वाला प्रोटॉन ये नेबर्स के साथ, इसके बगल में कौन सा, सपोज ये भी है इसके बगल में, ये भी इसके बगल में, ये भी इसके बगल में, ये कितनी कितनी कॉम्बिनेशन शो करेगा, कितने कॉम्बिनेशन शो करेगा, उसी से हमारा सुपिन सुपिन कपलिंग डिफाइन होता है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशंस बाय दिस टाइप ऑफ प्रोटॉन विद द एनवायरनमेंट, विद द सराउंडिंग प्रोटॉन, दैट इज नोन एज सुपिन सुपिन कपलिंग और सुपिन सुपिन सुप्लिटिंग। ठीक है, कॉम्बिनेशन, डिफरेंट कॉम्बिनेशन। सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं, सिंपल सी एग्जांपल मैं लूंगा, टाइप ऑफ कीटोन। अगर हम देखेंगे, देखो इस पे भी प्रोटॉन, इस पे भी प्रोटॉन, इस पे भी प्रोटॉन, अगर ये प्रोटॉन कितनी कॉम्बिनेशन इसके साथ दिखाएगा वो इसका सुपिन सुपिन कपलिंग हो गया। ये प्रोटॉन्स इसके साथ जो डायरेक्टली अटैच्ड प्रोटॉन्स है कितने कॉम्बिनेशन शो करेगा, दैट इज नोन एज सुपिन सुपिन कॉम्बिनेशंस और सुपिन सुपिन ओरिएंटेशंस और सुपिन सुपिन सुप्लिटिंग मूवमेंट्स। हम देखेंगे ये वाला प्रोटॉन, देखो हमें देखना है सराउंडिंग में जस्ट। एक्चुअली इसमें हमारे टू टाइप्स होते हैं, एक होता है जिमिनल कपलिंग, वो एक ही कार्बन पे जो प्रोटॉन्स होते हैं उनको बोलते हैं जिमिनल कपलिंग। दूसरा होता है हमारा विसिनल कपलिंग, एक से ज्यादा प्रोटॉन्स, एक से एक 3 बॉन्ड्स के दरमियान हम देखेंगे, दैट इज नोन एज जिमिनल। हमें देखना है ये वाले प्रोटॉन्स इसके साथ कितने ओरिएंटेशन शो करेगा, ये वाले प्रोटॉन्स इसके साथ और इसके साथ कितने ओरिएंटेशन शो करेगा, ये वाले प्रोटॉन्स इसके साथ कितने ओरिएंटेशन शो करेगा। सो हम देखेंगे इस पे बगल में कोई कार्बन नहीं, इनके बगल में कोई हाइड्रोजन नहीं है, सो 3 हाइड्रोजन से N+1 का मतलब होता है। ठीक है, इसके बगल में कोई हाइड्रोजन नहीं है, कोई हाइड्रोजन नहीं है, सो इट विल शो दीज 3 प्रोटॉन्स विल शो सिंगलेट, सिंगलेट, कोई प्रोटॉन ही नहीं है। अगर एक होता तो डबलेट, अगर 2 होते तो ट्रिपलेट। ये नॉर्मल सी बात है, N+1 से, N+1 रूल से। यहां इसके बगल में कोई हाइड्रोजन नहीं है, जब कोई हाइड्रोजन नहीं है तो सिंगलेट शो करेगा। N+1, N+N में कोई नहीं है तो 1 आ जाएगा, दैट इज सिंगलेट। सो 3 प्रोटॉन्स शो ओनली सिंगलेट। ठीक है, इसमें हम देखेंगे इसके बगल में 3 है, इसके बगल में कोई है ही नहीं। These 2 protons, 2H protons, these 2H protons will show, यहां 3 प्रोटॉन्स है हमारे, सो 3+1, 3+1 का मतलब क्या होता है, 4, 4 क्या आता है, 3 आता है ट्रिपलेट, 4 आता है क्वार्टेट, 4 आता है क्या आता है, क्वार्टेट।
quartet. So these 2H proton show quartet. quartet. फिर हम पीक्स भी देखेंगे. अब देखना है हमें ये 3 प्रोटॉन्स क्या शो करेंगे. इसके बगल में खाली 2 प्रोटॉन्स है. सो 2+1. 2+1 का मतलब होता है 3. 3 का मतलब क्या होता है? ट्रिपलेट. ट्रिपलेट. तो सिंपल सी बात है. स्प्लिटिंग का मतलब क्या है? हमें डिफरेंट कॉम्बिनेशंस देखने हैं, हमें डिफरेंट ओरिएंटेशंस देखने हैं. ठीक है. अगर हम बात करेंगे इसकी, ठीक है, देखो इसकी बात हम करेंगे. यहां हम देखेंगे, यहां क्या है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन. यहां हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन. ठीक है. इस हाइड्रोजन की हम बात करें, हमें इसके बगल में देखना है. ये वाला कार्बन है, कार्बन, और इसके बगल में जो कार्बन होगा, ये वाला प्रोटॉन क्या शो करेगा? इसके बगल में 3 हाइड्रोजन है. देखो इसके बगल में 3 हाइड्रोजन, इस या इसमें इसके बगल में 3 हाइड्रोजन है. सो 3+1. 3 का मतलब 3+1 का मतलब होता है 4. सो ये क्वार्टेट शो करेगा. सो ये क्वार्टेट शो करेगा. सिमिलरली दिस प्रोटॉन विल शो क्वार्टेट, दिस प्रोटॉन विल शो क्वार्टेट, दिस प्रोटॉन विल शो क्वार्टेट, बिकॉज दीज आर इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स. दीज आर इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स. ठीक है. अगर नॉन इक्विवेलेंट होते हैं तो डिफरेंट हो जाएगा. हम और एक एग्जांपल देखेंगे इसमें. देखो फिर से, इन 3 प्रोटॉन्स का देखेंगे, इनके बगल में 2 प्रोटॉन्स. सो 3H, 2 प्रोटॉन्स खाली इसके बगल में. सो N+1 वैल्यू के थ्रू, रूल के थ्रू, 2+1 3. सो 3 प्रोटॉन्स विल शो. 3 का मतलब क्या होता है? ट्रिपलेट. ट्रिपलेट. ठीक है. सो 3 प्रोटॉन्स ट्रिपलेट शो करेंगे. अब हमें देखने इन 2 प्रोटॉन्स की, हमें ऐसे देखना 2H प्रोटॉन्स. इसके बगल में कोई प्रोटॉन नहीं है. इसके बगल में कितने प्रोटॉन्स है? 3 प्रोटॉन्स. सो N+1 रूल के थ्रू 3+1 क्या होता है? 4. 4 को क्या हम बोलते हैं? क्वार्टेट. ठीक है. सिमिलरली हमें इस प्रोटॉन की बात करनी है. इसके बगल में है कोई हाइड्रोजन? नहीं है कोई हाइड्रोजन. सो हमारा आ जाएगा कोई हाइड्रोजन ही नहीं है. N+1, 0+1. सो इट विल शो सिंगलेट. ठीक है. सो सिंपल, मुश्किल नहीं होना चाहिए. सिमिलरली हम देखेंगे और एक मॉलिक्यूल को. C6H5 बेंजाल्डिहाइड को हम देखेंगे. देखो 6 सिंगलेट, कोई हाइड्रोजन नहीं है बगल में. एक हाइड्रोजन है इसके बगल में, सॉरी एक हाइड्रोजन है, तो डबलेट शो करेंगे. डबलेट शो करेंगे. अगर हम देखेंगे इस वाले प्रोटॉन को, कोई प्रोटॉन नहीं, कोई प्रोटॉन नहीं बगल में, तो सिंगलेट शो करेंगे. समझ आ रहा है? तो मुश्किल नहीं होना चाहिए, इजी है. ठीक है. सिमिलरली और एक एग्जांपल हम देखेंगे ऐसे. ठीक है. इसमें बताओ, इसमें भी वैसे है जैसे इसमें है, तो इजी है. ठीक है. हमें वैल्यूज आप देखने हैं. तो कोई सा भी हो जाएगा, कोई सा भी कंपाउंड हो तो आपको आना चाहिए. इसके बगल में कोई नहीं है, इसके बगल में कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो इट विल शो सिंगलेट. इट विल शो सिंगलेट. इन 3 के बगल में है कोई एक है, सो इट विल शो डबलेट. इट विल शो डबलेट. अब हमें देखनी है स्प्लिटिंग कैसे होती है. ठीक है. पीक्स हम उनका एरिया रेशो हम कैसे देखते हैं. अगर हमारे पास, देखो सिंपल सा रोल है, अगर हमारे पास सिंगलेट है तो रेशो आ जाएगा 1. अगर हमारे पास डबलेट होगा तो आ जाएगा रेशो 1:1. अगर हमारे पास ट्रिपलेट होगा तो कैसे करना है? 1 ऐसे ही रखना है, इन दो को ऐड करना, 1:2, बाकी 1 वैसे ही रखना है. अगर क्वार्टेट हमारे पास होगा तो 1 ऐसे ही रखना है. इन दो को ऐड करो 3, इन दो को फिर से ऐड करो 3. ठीक है. क्योंकि हमारे पास 4 है, 4 पिक से 1:3 रेशो होता है. तो पिक्स का रेशो हमें देखना है 1:3:3:1. हाइट का भी मामला होता है यहां. ठीक है. ये ज्यादा इंटेंस होते हैं, इनका हाइट बहुत, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है. अगर हम क्यूंटेट की बात करेंगे, क्या आ जाएगा? 1:4:6:4:1. 5 का. तो 5 का जब होगा आपके पास, 5 बगल में हमारे पास हाइड्रोजन होंगे, तो उनका क्या होगा? 1:4:6:6:4:1. ठीक है. सिमिलरली हमें सेक्सटेट का देखना है.
क्या आ जाएगा 1:5:10:10:10:5:1। सो इसको मल्टीप्लाइड भी बोलते हैं। 4 के बाद जितने भी होते हैं उनको हम मल्टीप्लाइड भी बोलते हैं। सो मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी है। हमें नेबरस प्रोटॉन्स देखने हैं, उनकी ओरिएंटेशन डिफरेंट देखनी है, हमें नंबर ऑफ सिग्नल्स पहले देखने हैं कितने सिग्नल्स हो जाएंगे, उसके बाद हमें स्प्लिटिंग देखनी है कि हम स्प्लिटिंग कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा हमें वैल्यूज देखनी है। अगर नॉर्मल हमारे पास सैचुरेटेड सिस्टम है तो वैल्यू 0.9 तक होता है। अगर हम स्केल फिर से बनाएंगे, देखो स्केल हम बनाएंगे डेल की 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सपोज दिस इज 1 2 3 4 ppm में 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 मैक्सिमम 20 तक जाता है। अब देखो यहां ऊपर की तरफ इनको शील्डिंग बोलते हैं, इसको बोलते हैं अप फील्ड, इसको बोलते हैं लो फ्रीक्वेंसी रीजन। नीचे जाते हैं डाउन फील्ड, डी शील्डिंग, हाई फ्रीक्वेंसी रीजन। अगर हमारे पास सैचुरेटेड सिस्टम है जैसे CH3 C2H5 एटसेट्रा, तो वैल्यूज यहां तक जाते हैं 0 से 0.9 तक। यहां सैचुरेटेड सिस्टम देखो, इससे सारा NMR क्लियर है। जिसको ये आ जाएगा सारा NMR क्लियर, सैचुरेटेड सिस्टम का आता है। जैसे CH3, ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच नहीं होगा। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एटसेट्रा, 2 से 3 तक, यहां से यहां आप बोल सकते हो 1 से डाई तक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अटैच, या OCH2, OCH एटसेट्रा ग्रुप अटैच। अगर हमारे पास अब होगा ट्रिपल बॉन्ड होगा तो 3 से 4 मैक्सिमम होता है। 3 से 4 फ्लोरीन में भी आता है, ये फ्लोरीन में भी, क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ट्रिपल बॉन्ड का हमें देखना है। अगर डबल बॉन्ड है 4 से 5 तक, डबल बॉन्ड का ज्यादा, जैसे कि मैंने बोला इथाइलिनिक प्रोटॉन्स आर मोर डी शील्डेड एज कंपेयर टू स्टाइलिनिक प्रोटॉन्स। सो ये भी हमें ख्याल रखना है। इसके बाद एरोमेटिक का हमें देखना है 6 से 7, यहां आप बोल सकते हो 7 से 8 एरोमेटिक का जैसे बेंजीन का एटसेट्रा 7 से 8 का। अगर हम देखेंगे अल्डिहाइड का, वो 8 से 10 तक आता है। अल्डिहाइड का 8 से 10 CO फंक्शनलिटी। अगर हम देखेंगे एसिड का, वो 12 से 14 एसिड। सबसे ज्यादा होता है इनोल का, ठीक है, इनोल का सबसे ज्यादा होता है ऑलमोस्ट हमारे इन सिस्टम्स में। सो ये ख्याल रखना है आपको। सैचुरेटेड सिस्टम में कम है, हमारे पास अटैचमेंट है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स की तो ज्यादा है। हमारे पास अल्कोहल होगा, एसिड होगा, एस्टर होगा तो ज्यादा ही होगा। एरोमेटिक का 7 से 8 तक, ठीक है, मुश्किल नहीं होना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ सुपिन कपलिंग है। एक है जेमिनल कपलिंग, दूसरा है विसिनल कपलिंग। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूं। बस देखो, जेमिनल कपलिंग जो है हमारा, जेमिनल कपलिंग, इट इज द कपलिंग इंटरेक्शन बिटवीन 2 और मोर। सपोज दिस इज प्रोटॉन, जेमिनल कपलिंग। फिर से geminal coupling, types of supin coupling. We have first is geminal coupling. It is denoted as 2J, ऐसे भी 2JHH या 2J जिम, ठीक है, तीनों कैसे भी आप दिखा सकते हो। इट इज अ सुपिन इंटरेक्शन। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया कि सुपिन कपलिंग में क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशंस हमारे पास। सपोज लेकिन एक चीज इसमें है, ऑन सेम कार्बन एटम देयर इज अ कार्बन एटम। देखो बीच में कार्बन है, हाइड्रोजन है, ठीक है, 2 की बात हम करेंगे। इट इज अ सुपिन इंटरेक्शन बिटवीन 2 और मोर प्रोटॉन्स इन ए सेम कार्बन एटम में। ये इसके साथ क्या कॉम्बिनेशन शो करेगा, ये इसके साथ क्या कॉम्बिनेशन शो करेगा, ठीक है। ये किस पे इंसर करते हैं, ये इंसर करते हैं क्या हमारा सिस्टम डबल बॉन्ड पे है, हमारा सैचुरेटेड है, हमारा अनसैचुरेटेड। पहले हमें देखना है, देखो एक ही कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, आपस में कौन सी इंटरेक्शन शो करेंगे, कितने टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन शो करेंगे, दैट इज नोन एज जेमिनल कपलिंग। अब हमारे पास अगर अनसैचुरेटेड सिस्टम है तो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा अप टू 40 हर्ट्ज तक। अगर हमारे पास सैचुरेटेड सिस्टम, जैसे ये सैचुरेटेड सिस्टम, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो -20 हर्ट्ज तक वैल्यू है। सो
अनसैचुरेटेड सिस्टम में ज्यादा वैल्यू है, सैचुरेटेड सिस्टम में कम वैल्यू है. सो इट रेंजेस फ्रॉम माइनस टू प्लस. मोस्टली इट इज ऑफ नेगेटिव वैल्यू होता है. सो ये किस पे इनिसर करता है? इट डिपेंड्स अपॉन किस पे? हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करता है. ठीक है. और दूसरा सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड हमारा सिस्टम. सेकंड इज विसिनल कपलिंग. Vicinal coupling, once again, it is the coupling interaction between two or more than two protons. But ये कैसे हम डिफाइन करते हैं? 3JHH, 3J और 3J जम. सॉरी दिस. देखो फाई से यूजुअली हम देखते हैं, दैट इज नोन एज डाइहेड्रल एंगल. डाइहेड्रल एंगल मैं आपको दिखाऊंगा वो वाली इक्वेशन, दैट इज नोन एज कार्पलस इक्वेशन. हाय देखो क्या है यार, ख्याल रखो. यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन. दिस इज न्यूमैन फार्मूला, न्यूमैन टाइप रिप्रेजेंटेशन. जो यहां हाइड्रोजन है, यहां हाइड्रोजन है, यहां हाइड्रोजन. ये दो प्रोटॉन्स आपस में क्या इंटरेक्शन शो करेंगे? दैट इज डिफाइंड बाय फाई. फाई इज नोन एज डाइहेड्रल एंगल. डाइहेड्रल एंगल और विसिनल कपलिंग में क्या इंटरेक्शन है? दैट इज 3J is equal to 8.5 cos square 5 minus 0.28. This is Karplus equation. इसी से हम देखते हैं विसिनल कपलिंग. Karplus equation. इसी से हम देखते हैं विसिनल कपलिंग. विसिनल कपलिंग सबसे ज्यादा कहां होता है? इक्लिप्सड और एंटी में. देखो अगर हम देखेंगे सीधा वाई रखो, देखो अगर हम ये y देखेंगे, पीछे वाला y, ये पीछे y बराबर सामने वाले y के ऊपर है. ठीक है, सामने वाले y के ऊपर. हमें पहले देखना है क्या इंटरेक्शन क्या है. तीन बॉन्ड्स बीच में है दो हाइड्रोजन्स के. देखो ये और ये हाइड्रोजन, इस और इस हाइड्रोजन की बात हम करेंगे. देखो एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड. देखो एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड. सो इसलिए इसको बोलते हैं विसिनल कपलिंग. तीन बॉन्ड्स के बीच में इंटरेक्शन होती है, या तीन बॉन्ड्स के दरमियान दो प्रोटॉन्स इंटरेक्ट करते हैं. ये दो प्रोटॉन्स इंटरेक्ट करते हैं, या ये दो प्रोटॉन्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, या ये दो प्रोटॉन्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, कोई से भी. अब हमें क्या देखना है? देखो देयर इज पीछे में क्या है? पीछे में है दैट इज सीधा वाई, सीधा वाई, सीधा वाई, सीधा वाई. इक्लिप्सड है. एक ये जो है हमारा बॉन्ड, ये इसके ऊपर है, ये बॉन्ड इसके ऊपर है, पीछे वाला बॉन्ड इसके ऊपर है. सो दिस इज नोन एज इक्लिप्सड कन्फॉर्मेशन. इक्लिप्सड कन्फॉर्मेशन में मैक्सिमम होता है विसिनल कपलिंग. दूसरा हम फुल रोटेशन आप करेंगे 180 पे. देखो 180 पे हम करेंगे सामने वाले कार्बन की. देखो अब क्या आ गया? ये इसके बराबर में एंटी आ गया, ये इसके बगल में एंटी आ गया, ये और ये एंटी आ गया. सो एंटी में भी हमारा मैक्सिमम है विसिनल कपलिंग. अब कम कब है विसिनल कपलिंग? जीरो कब है विसिनल कपलिंग? वो ऐसे हमारे पास क्या था पहले? सीधे वाई, सीधा वाई. हम 60 डिग्री रोटेशन करेंगे. 60 डिग्री हम रोटेशन जब करते हैं, इस और इसके दरमियान अब जो इंटरेक्शन होगी दैट इज मिनिमम. दैट इज विसिनल कपलिंग वहां मिनिमम होता है व्हेन यू हैव एंगल ऑफ डाइहेड्रल एंगल आपका 60 डिग्री होगा. सो दिस वाज ऑल अबाउट. और उसके अलावा हमारा होता है लॉन्ग रेंज कपलिंग, बहुत सारे हाइड्रोजन्स के बीच में जिनमें बहुत ज्यादा बीच में गैप होती है. दैट इज नोन एज लॉन्ग रेंज कपलिंग. सो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर शील्डिंग एंड डिशील्डिंग. ज्यादा नहीं पढ़ा हमने उसमें, हम एक और टॉपिक में वो कंप्लीट कर सकते हैं. इस वक्त मेरा फोकस था हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे, मेरा फोकस था वंडर वाल्स डिशील्डिंग पे, मेरा फोकस था सुपिन कपलिंग पे. उसमें हमने देखे कुछ मॉलिक्यूल्स का. अब आप आराम से कर सकते हो. ये कुछ था हमारे टॉपिक्स पे. जैसे हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वंडर वाल्स डिशील्डिंग है, या सुपिन कपलिंग है, और सुपिन ओरिएंटेशन और कॉम्बिनेशन. उसमें हमने जेमिनल विसिनल पढ़ा, या हमने इफेक्ट देखा कि बहुत सारे ग्रुप्स का किसका कहाँ वैल्यू आता है. थोड़ा बहुत इससे आपको हेल्प मिलेगी, आपको मदद मिलेगी अपने एग्जाम में. हम दूसरे टॉपिक्स में देखेंगे, या दूसरे लेक्चर्स में हम देखेंगे बिफोर NMR या IR या UV या और एक स्पेक्ट्रोस्कोपी. ज़्यादा मुश्किल नहीं है. आई थिंक दैट दिस इज वेरी वेरी इजी subject in chemistry. Thank you for your cooperation. जबरदस्त cooperation रहा.